आज हम पढ़ेंगे कि अटेंशन मॉडल्स क्या होते हैं। हमने पहले लैंग्वेज ट्रांसलेशन की एग्जांपल देखी थी एक लेक्चर में, और हमने देखा था कि वो इनकोडर डिकोडर फ्रेमवर्क से अचीव किया जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन का टास्क। यानी अगर आपके पास एक सेंटेंस आया है, सो आप इंग्लिश से उर्दू की ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो आपके पास अगर सेंटेंस आया है इंग्लिश में जैद स्लैप्ड खालिद एंड देन द सेंटेंस एंड्स, तो जो इनकोडर है वो सिर्फ हिडन स्टेट्स कंप्यूट किए जा रहा है और वो कोई आउटपुट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या हम वो आउटपुट्स प्रोड्यूस करने वाले फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे। यानी जो स्पेस में फॉरवर्ड प्रोपगेशन है हम वो पूरी की पूरी नहीं करते, हमारा इनकोडर जो है वो सिर्फ हिडन स्टेट्स प्रोड्यूस करी जा रहा है लेकिन वो रिकरेंट है, किसी भी टाइम का हिडन स्टेट पिछले टाइम स्टेप पे डिपेंड कर रहा होता है। और हमने लास्ट टाइम यही मॉडल देखा था कि आपके पास जो भी इवेंचुअल हिडन स्टेट आ जाता है जब आपका इनपुट सेंटेंस के टाइम स्टेप्स ख़त्म हो जाते हैं। सो आपका इनपुट सेंटेंस यहाँ पे 4 वर्ड्स पे मुश्तमिल था, जैद स्लैप्ड खालिद एंड देन द एंड ऑफ सेंटेंस वर्ड। इफ दैट्स हाउ योर इनपुट सेंटेंस इज कंस्ट्रक्टेड, तो आप ये आखिरी टाइम स्टेप पे जो हिडन स्टेट है इसको हम कंसिडर करते हैं कि पूरे सेंटेंस की एक इनकोडिंग हमारे पास आ गई है, ये h at time 4, and then we feed this final encoding into the decoder as the initial hidden state। यानी ये जो s at time 1 है ये डिकोडर का हिडन स्टेट है at time 1 और अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं कि जिसको मैं s at time 1 कह रहा हूं, इसको जो प्रीवियस हिडन स्टेट मिलता है टाइम 0 वाला, ये असल में h4 ही है। ठीक है, दिस थिंग इक्वल्स जो भी इनकोडिंग आई है इनकोडर के थ्रू। ठीक है, तो ये मैं फीड कर देता हूं डिकोडर में। सो नाउ द डिकोडर, जो भी डिकोडर अब करेगा वो डिपेंड कर रहा था कि h4 क्या फीड किया गया था। ठीक है, सो इस इनकोडिंग को यानी आपके इनपुट सेंटेंस की इस समरी को ये यूज करेगा इन ऑर्डर टू डीकोड कि अब मैंने उर्दू में क्या सेंटेंस प्रोड्यूस करना। और उसमें भी हमने देखा था कि हिडन स्टेट एट टाइम 1 जो है ये प्रोड्यूस कैसे होगा, ये प्रोड्यूस होगा h4 को देख के, और स्टार्ट ऑफ सेंटेंस वर्ड हम शुरू में खुद स्टार्ट ऑफ सेंटेंस जो कि पूरा 0 वेक्टर होगा, हम ये फीड करेंगे इसको इनपुट वर्ड एट टाइम 1, और ये हिडन स्टेट प्रोड्यूस करेगा, वहाँ से एक आउटपुट प्रोबेबिलिटीज़ प्रोड्यूस करेगा। उन प्रोबेबिलिटीज़ में से अगर आप सैंपल करते हैं तो कोई वर्ड सैंपल हो जाएगा उर्दू की वोकैबुलरी में से। और फिर हम कहते थे कि जो भी वर्ड यहाँ पे सैंपल हुआ है वो वर्ड नेक्स्ट टाइम स्टेप पे आप एज इनपुट फीड करें, ताकि आपका डिकोडर को आप ये बताएं कि अच्छा पहला वर्ड ये सैंपल हुआ है, कंडीशन ऑन द फैक्ट कि पहला वर्ड ये वाला था, अब आप सेकंड वर्ड प्रोड्यूस करें, एंड देन कंडीशन ऑन द फैक्ट कि सेकंड वर्ड ये वाला प्रोड्यूस हो गया है, नाउ प्रोड्यूस द थर्ड वर्ड, एंड देन कंडीशनड ऑन दिस find the probabilities of the fourth word and then sample one word from them, and you keep doing this until a time that you sample the end of sentence word and then you stop। ठीक है, तो ये हमने देखा था इनकोडर डिकोडर फ्रेमवर्क, एक लैंग्वेज के सेंटेंस को इनकोड करके दूसरी लैंग्वेज का सेंटेंस जनरेट करने के लिए। अब नोट ये करें कि डिकोडर का जो हिडन स्टेट एट टाइम 1, डिकोडर का हिडन स्टेट एट टाइम 1, इसने
इनकोडिंग को देखा था डायरेक्टली, इसने H4 को डायरेक्टली देखा था, लेकिन इसने सिर्फ H4 को देखा था। ठीक है, ये बस आप बातें नोट करते जाएं। S1 ने H4 को देखा था, S2 ने नहीं देखा था, यानी S2 ने डायरेक्टली नहीं देखा था, इनडायरेक्टली यस, इनडायरेक्टली क्योंकि S2 ने S1 को देखा है और S1 ने H4 को देखा था, तो इनडायरेक्टली यस। इनडायरेक्टली तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इनडायरेक्टली S2 ने H1 को भी देखा है, बट इनडायरेक्टली, क्योंकि S2 S1 से बना, S1 H4 से बना, वो H3 से, वो H2 से, वो H1 से। सो इनडायरेक्टली तो यस, किसी भी टाइम स्टेप पे मैं इवन S7 की जब मैं बात कर लूँ तो S7 ने भी इनडायरेक्टली H1 को देखा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं देखा। ठीक है, तो लेट्स जस्ट लुक एट दीज डायरेक्ट कनेक्शंस कि S1 डायरेक्टली H4 पे डिपेंड कर रहा है, एंड दैट्स द ओनली डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द डिकोडर एंड द इनकोडिंग। ठीक है, अब एक बेहतर डिकोडर हम कंस्ट्रक्ट करने लगे। ठीक है, ये तो चलें, ये वही पीछे वाली बात ही है, उसको री एम्फसाइज कर दूं विजुअली कि S1 ने हिडन स्टेट एट द लास्ट टाइम स्टेप ऑफ द इनकोडर, इसको देखा था और ये लास्ट इनपुट से प्रोड्यूस हुआ था, और लास्ट इनपुट थी एंड ऑफ सेंटेंस वाला वर्ड। यानी इफ यू वांट टू, अगर ये इंटरप्रिटेशन धक्के से मैं इस पे लगाना चाहूं तो ये गलत नहीं होगी इंटरप्रिटेशन कि मेरा डिकोडर, माय डिकोडर लुक्स एट only the last input which was end of sentence. ठीक है, this last word produced the encoding here, therefore I can say that my decoder is only looking at the last word. A better decoder would be a decoder where the decoder looks at all hidden states in the encoder. यानी S1 जो आप बना रहे हैं वो सिर्फ H4 से ना बनाएं, वो H4 भी उसमें फीड हो, H3 भी उसमें फीड हो, हिडन स्टेट एट टाइम 2 भी फीड हो, हिडन स्टेट एट टाइम 1 भी फीड हो। जितने भी हिडन स्टेट थे आपके इनपुट सेंटेंस के, इनपुट इनकोडिंग्स जितनी भी थी, H1 जैद की इनकोडिंग थी, H2 जैद स्लैप्ड की इनकोडिंग थी, H3 जैद स्लैप्ड खालिद की इनकोडिंग थी, और H4 जैद स्लैप्ड खालिद एंड ऑफ सेंटेंस, इस पूरी चीज़ की इनकोडिंग है। ठीक है, ये एक्सप्लिसिटली मैं चारों इनकोडिंग्स एक्सप्लिसिटली फीड इन कर रहा हूँ टू कंप्यूट द हिडन स्टेट एट टाइम 1। सो आप फर्क देख रहे हैं, पहले सिर्फ 4 से कनेक्टेड था, S1 को H4 फीड हो रहा था, अब S1 को ऑल इनकोडिंग्स फीड हो रही हैं एट ऑल टाइम स्टेप्स। ठीक है, लेकिन और इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि नाउ माय डिकोडर इज नॉट जस्ट लुकिंग एट द लास्ट वर्ड, इट्स लुकिंग एट एवरी वर्ड इन द सेंटेंस, जैद स्लैप्ड खालिद एंड ऑफ सेंटेंस। एंड किस इनकोडिंग को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है आपने, वो ये वेट्स के अंदर छुपी हुई है। सो यू कुड हैव अ वेट एट टाइम 1, सॉरी वेट फॉर द इनकोडिंग ऑफ टाइम 1, another wait for the encoding at time 2, another wait for the encoding at time 3, and another wait for the encoding at time 4। और आप अब करेंगे ये कि आप फर्स्ट वेट इनटू फर्स्ट इनकोडिंग प्लस, सो अब मैं इनका वेटेड सम ले रहा हूँ, W1 इंटू H1, W2 इंटू H2, W3 इंटू H3, W4 इंटू H4, और इनको ऐड करूँगा मैं। सो आई एम टेकिंग अ वेटेड सम ऑफ ऑल ऑफ दीज इनकोडिंग्स। अगर मैं वेटेड सम ले रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि मेरा जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर ही आएगा,
जिसका साइज वो हिडन स्टेट के साइज के बराबर होगा, एच के साइज के बराबर होगा, ठीक है। और वो एक वेक्टर है, जो वेटेड सम वाला वेक्टर है वो अब मैं S1 को दे रहा हूँ, ठीक है। और ये फिलहाल पिछली स्लाइड पे, इस स्लाइड पे तो मैंने ये शो किया है कि S1 इस तरह से बन रहा होगा सारों को देख के, बट आई कैन एक्सटेंड दिस आइडिया फॉर ऑल डिकोडिंग टाइम स्टेप्स। यानी अगर मैं डिकोडिंग के टाइम स्टेप्स को टाउ कह दूं, ठीक है, तो हिडन स्टेट एट टाइम टाउ, S at time tau can be produced by looking at all the encodings of the input। यानी अब आप नोट करें, और ये यहाँ पे वेट्स आ रहे हैं, और वो जो वेट्स हैं दे आर स्पेसिफिक टू द टाइम स्टेप। यानी डिकोडर का हिडन स्टेट एट टाइम टाउ is produced as a weighted sum of the input encodings at all time steps, लेकिन जो वेट्स हैं अब वो हर टाइम पे चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब ये W टाउ कॉमा 1 है, W टाउ कॉमा 2 है, W टाउ कॉमा 3, W टाउ कॉमा 4, ठीक है। और ये अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर हो गया तो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए नोटेशन क्लियर कर दूं कि मैं अब ये कहूँगा कि मेरा जो इनपुट सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल इस केस में था जैद स्लैप्ड खालिद, एंड ऑफ सेंटेंस। मेरे इनपुट सेंटेंस में जितने भी टाइम स्टेप्स थे उन्हें मैं कहूँगा टी इन। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द nth ट्रेनिंग एग्जाम्पल, तो मैं कहूँगा द नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स इन द nth ट्रेनिंग सैंपल, ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स इन द nth इनपुट सैंपल, ठीक है। सो जैद स्लैप्ड खालिद, एंड ऑफ सेंटेंस, इसमें 4 टाइम स्टेप्स थे, ठीक है। और किसी भी इनकोडर के हिडन स्टेट वेक्टर को आपने देख लिया, हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनकोडर के टाइम को मैं इंडेक्स लोअर केस t से कर रहा हूँ, और डिकोडर के टाइम को मैं इंडेक्स टाउ से कर रहा हूँ, और हिडन स्टेट को मैं S कह रहा हूँ। और ये जितनी भी बातें हमने की हैं, इनकी सारों की समरी ये है कि जो पहले पुराना डिकोडर जो था, पिछले लेक्चर का डिकोडर, वो था कि आप डिकोडर को लास्ट टाइम स्टेप की इनकोडिंग फीड करते थे। यानी आपके सेंटेंस में जितने भी टाइम स्टेप्स थे उसमें आखिरी टाइम स्टेप पे जो इनकोडिंग आती थी आप वो फीड करते थे। मैं अब ये फीड नहीं करूंगा, आई रिप्लेस दिस बाय अ वेटेड सम ऑफ ऑल द इनकोडिंग्स, H1, H2 और H लास्ट, ठीक है। लेकिन वो जो वेटेड सम है, वो वेटेड सम अब मैं फीड करूंगा हर डिकोडिंग के हिडन स्टेट को बनाने के लिए, S एट टाइम टाउ, और जो वेट्स होंगे वो चेंज होंगे हर टाइम स्टेप टाउ के लिए। W टाउ ये अलहदा वेट्स होंगे, ठीक है। सो इन समरी, हिडन स्टेट ऑफ द डिकोडर पहले कैसे बनता था? पहले ये ब्लू पोर्शन से बनता था सिर्फ, कि डिकोडर का हिडन स्टेट एट टाइम टाउ डिपेंड्स ऑन डिकोडर हिडन स्टेट एट द प्रीवियस टाइम स्टेप टाउ -1, बट नाउ द डिकोडर हिडन स्टेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दिस रेड एरो। और इस रेड एरो में क्या फीड हो रहा है? इस रेड एरो में फीड हो रहा है वेटेड सम ऑफ ऑल द इनपुट इनकोडिंग्स, एंड द वेट्स डिपेंड ऑन द डिकोडिंग टाइम टाउ, राइट। तो ये चेंज होते रहेंगे। सो व्हाट आई कैन से हियर इज कि मेरे पास एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, और
डिकोडर के अंदर ये रिकरेंस हो रही थी और डिकोडर के अंदर यहाँ पे something called attention is being computed. ये attention का लफ्ज़ मैंने शायद अभी तक यूज़ नहीं किया, पर ये अभी हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। मैंने ये कहा था ना पहले कि डिकोडर जो है इट वाज लुकिंग एट ओनली द लास्ट इनकोडिंग, और लेकिन अब हम कहेंगे कि द डिकोडर इज लुकिंग एट ऑल ऑफ द इनकोडिंग्स, लेकिन हर इनकोडिंग को वो सेम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा क्योंकि ये वेट्स फर्क है। इसका मतलब है कि इनपुट सेंटेंस के वो वर्ड्स जिनका वेट इस वक्त हाई है उनको ये ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, यानी इट इज फोकसिंग ऑन दोज वर्ड्स। और ये कितना फोकस करना है किसी इनपुट वर्ड पे, कितना नहीं फोकस करना, इसको अटेंशन कहते हैं। यानी when producing, when decoding an output at time tau, how much attention was the decoder giving to input encoding at time t, ठीक है, या input word at time t, ठीक है। तो ये अटेंशन डिटरमिन हो रही है कि किसी भी टाइम पे आउटपुट डीकोड करने के लिए इनपुट के कौन से हिस्से को मैं अटेंड करूं और कितना अटेंड करूं, कितनी अटेंशन दूं उसे, कितना फोकस करूं। ओके, तो दैट्स द आइडिया ऑफ अटेंशन। यहां तक कोई सवाल जी? सर छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी। हमने ये मैनी टू मैनी रिलेट वाली एग्जांपल कर रहे हैं ना, इसमें आपने पिछले लेक्चर में कहा था कि इनपुट का साइज मतलब कितने टाइम स्टैम्प्स में वो हमें नहीं पता होता, और आउटपुट का हम कर रहे होते हैं हमें पता होता है। लाइक आउटपुट में 6 इनपुट का अगर तो ट्रेनिंग हो रही है तो फिर तो इनपुट और आउटपुट दोनों पता है हमें, लेकिन टेस्टिंग टाइम पे इनपुट पता है, आउटपुट मुझे नहीं पता कितनी लंबी निकलेगी। ठीक है सर, यहाँ पर मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब इनपुट रैंडम साइज से हो सकती है, टाइम स्टैम्प के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वेट्स भी क्या ये फ्लेक्सिबल होंगे? कितने सारे वेट्स होंगे? मुझे नहीं पता स्टार्टिंग के कितने शेयर्स होंगे। ओके, गुड क्वेश्चन। I would say incorrect question, but it's a good question. आप कह रहे हैं कि ये चूंकि इनपुट पे सेंटेंस का साइज कुछ भी हो सकता था, हो सकता है मैं जैद स्लैप्ड खालिद कहता या मैं कहता जैद गेव खालिद अ गिफ्ट, तो इसकी तो लेंथ फ़र्क हो जाती। तो चूंकि ये लेंथ फ़र्क होती जा रही तो क्या वेट्स भी फ़र्क होते जाएंगे? यू हैव टू रियलाइज कि ये मैंने टाइम में अनफोल्ड किया हुआ है, इनकोडर भी डिकोडर भी। यू हैव टू रियलाइज के असल में ये आर्किटेक्चर्स इतने सादा हैं, इतने सिंपल हैं कि all that is happening in the encoder is this, कि मेरे पास कोई I don't know इनपुट आती है और मैं हिडन स्टेट कंप्यूट करता हूं एंड दैट्स इट। ये मैं बार बार कॉल कर रहा हूँगा एट डिफरेंट टाइम स्टेप्स, और उसमें जो हिडन स्टेट यहां पे था उसको मैं दोबारा फीड कर देता हूं अगले टाइम पे। ये जो मैंने नीचे फिगर बनाई है ना, मेरा क्लेम ये है, ये नीचे वाली फिगर इज एग्जैक्टली ये जो मैंने ऊपर फिगर इनकोडर की बनाई हुई है, अनफोल्डेड इन टाइम। बट रियली द आर्किटेक्चर इज एज सिंपल एज दिस वन डाउन बिलो, कि ये एक ही आर्किटेक्चर है, सिर्फ एक ही किस्म के वेट्स हैं और रिकरेंट वेट्स हैं, और वो बार बार कॉल हो रहा है। वेट्स तो नए नहीं आ रहे,
वेट्स वही हैं। मैं इनपुट्स चेंज कर करके पहले जैद फीड करता हूँ, इधर से हिडन स्टेट निकल आता है, फिर स्लैप्ड फीड करता हूँ, हिडन स्टेट निकल आता है डिपेंडिंग अपॉन के पहले क्या था हिडन स्टेट, फिर मैं खालिद फीड करता हूँ, फिर हिडन स्टेट निकल आता है डिपेंडिंग अपॉन के पहले हिडन स्टेट क्या था, एंड सो ऑन। वेट्स तो वही एक ही सेट ऑफ वेट्स है। ये इनपुट लेयर के W नॉट B नॉट और करंट लेयर के W11। लेट मी राइट देम डाउन एक्सप्लिसिटली कि इस लेयर के वेट्स हैं W नॉट B नॉट और करंट लेयर के वेट्स हैं W11। वेट्स तो वही है। क्या आपका सवाल यही था? हैव आई आंसर्ड व्हाट यू आस्क्ड या कुछ और आंसर कर दिया मैंने? ठीक है सर, मतलब जो आपने से नेक्स्ट स्लाइड है आई गेस, वहां पर लिखा होता है कि W11 W12 W13 W1, मतलब ईच टाइम पे। ओके, मैं उससे लाइक कंफ्यूज हूं कि नहीं फिर सही है। आई हैव आंसर्ड समथिंग दैट यू डिड नॉट आस्क। आपके सवाल पे अब मैं आता हूं, पर ये पॉइंट फिर भी शायद जरूरी है समझना कि जब हम अनफोल्ड करते हैं तो हमें लगता है पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड सा होता है ये मॉडल असल में इतना सादा है। और बिफोर आई कम टू योर क्वेश्चन, मैं ब्लू में ये वाला भी बना देता हूँ कि डिकोडर का भी जो मॉडल है वो भी बहुत सादा है कि आपके पास कोई इनपुट आती है, आप उससे कोई हिडन स्टेट कंप्यूट करते हैं और उसके बाद कोई आउटपुट वेक्टर कंप्यूट कर लेते हैं, और ये काम बार बार हो रहा है बस, और ये रिकरेंट है। यानी डिकोडर के अंदर भी डिकोडर के अपने कोई वेट्स होंगे, उनको यू कह देता हूँ मैं, डब्ल्यू नहीं कहता, कि यू नॉट B नॉट, फिर ये रिकरेंट मैट्रिक्स होगा U11, और फिर ये आउटपुट लेयर के कोई वेट्स होंगे U1 B1, और ये मैं अस्यूम ये कर रहा हूँ कि मेरा वनीला रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क था। अगर ये LSTM था तो आप यहाँ पे LSTM के वेट्स होंगे, अगर ये GRU था तो GRU के वेट्स होंगे, एंड सो ऑन। तो what is all that is taking place is just this very simple one layer and one recurrent layer green architecture being called again and again, और decoder पे this very simple two layer with recurrent weights, this blue architecture being called again and again। ठीक है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। आप कहते हैं कि जो वेट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं W टाउ WT, इन्हीं की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर। हाँ, इस पे अभी हमने आना है कि ये कैसे कंप्यूट होंगे, लेकिन आपका सवाल बड़ा जायज सवाल है कि अगर इनपुट सेंटेंस में 4 वर्ड थे तो फिर तो 4 वेट्स होंगे, और अगर इनपुट सेंटेंस में 8 वर्ड आ गए तो ये 8 वेट्स होंगे। तो अगर तो ये मैं 8 वेट्स लर्न करके बैठ गया हूँ, ये लर्न हो गए हैं वेट्स, तो अगर ये 4 लर्न हुए थे फिर तो 4 ही रहेंगे। अब 8 का सेंटेंस आएगा तो मैं 8 वेट्स कहाँ से ले आऊंगा? इसी किस्म की कंफ्यूजन है ना आपको? ओके, बहुत वैलिड सवाल है ये। सो अब देखते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस आता है तो उस सेंटेंस के हर लफ्ज को इम्पोर्टेंस देने वाले जो वेट्स हैं वो कंप्यूट कैसे होंगे। क्या वो लर्न करके हम फिक्स कर लेंगे, या वो हर सेंटेंस के हिसाब से कंप्यूट किए जा सकते हैं? लेट्स सी। सो हाउ टू कंप्यूट अटेंशन। आइडिया ये है कि ये सबसे पहले आप ये नोटेशन समझते हैं W टाउ कॉमा T। कैन एनीवन गिव मी अ सेंटेंस जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है? W टाउ कॉमा T, इसका मतलब क्या है? सर टाउ तो वो टाइम है जो डिकोडर का है। यस। और टी जो इनपुट से आ रहा है। यस। अब W फिर क्या है? और उनके कनेक्टिंग जो वेट्स हैं। कनेक्टिंग वेट, यस दैट्स राइट। इसका एक कोई जुमला बता सकते हैं आप कि व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट देन?
मैं शुरू कर देता हूँ जुमला कि दिस इज द इम्पोर्टेंस गिवन। आगे ये कंप्लीट करें आप जुमला। This is the importance given to decoder at time tau by input at time t. गिवन टू और बाय का रोल अपना स्वैप कर दें। इंपॉर्टेंस गिवन बाय डिकोडर एट टाइम टाउ टू। अब इनकोडिंग भी कह सकते हैं और इनडायरेक्टली मैं यहां इनकोडिंग भी लिख देता हूं, लेकिन इनडायरेक्टली इनपुट भी, क्योंकि इनकोडिंग उस इनपुट से बनी। इनपुट एट इनकोडर टाइम। अब मैं इनकोडर टाइम एक्सप्लिसिटली लिख रहा हूं कि टाइम, ये जो टाइम दोनों का अलग अलग चल रहा है। इनकोडर का टाइम टी से एक्सेस इंडेक्स कर रहे हैं और डिकोडर का टाउ से। एट इनकोडर टाइम टी। तो ये इस वेट का ये रोल है, ठीक है। अच्छा, अब अटेंशन का तरीका क्या है, बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया ये है कि ये जो वेट आप कह रहे हैं ना कि कितना होना चाहिए, कितना ज्यादा कितना कम, इसको मैं कहता हूं कि दिस शुड डिपेंड ऑन टू थिंग्स। एक ये कि डिकोडर का पिछले टाइम स्टेप पे हिडन स्टेट क्या था, यानी डिकोडर इस वक्त किस जगह पे बैठा है, डिकोडर का स्टेटस क्या है, वो ये हिडन स्टेट डिटरमिन करता है। या हिडन स्टेट को मैं इंटरप्रेट ऐसे करता हूं कि ये डिकोडर की जो हालत है ना इस वक्त वो ये है, डिकोडर में जो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है वो ये है, स्टेट डिकोडर का ये है फिलहाल। तो मैं कहता हूं मैं ये भी देखूंगा कि डिकोडर इस वक्त किस स्टेट में है, और मैं ये भी देखूंगा कि जिस इनपुट इनकोडिंग की बात हो रही है, इनकोडिंग एट टाइम टी, क्योंकि ये वेट है इनकोडिंग एट टाइम टी के लिए, तो उस इनकोडिंग को भी देखूंगा। इन दो चीजों को अब मैं देखूंगा, ठीक है। कैसे देखूंगा ये अगली स्लाइड पे हम लेके आएंगे, कैसे देखूंगा ये अगली स्लाइड पे आएगा। लेकिन मैं करूंगा क्या, मैं जो वेट्स हैं उनको मैं प्रोबेबिलिटीज बनाऊंगा, और उनको प्रोबेबिलिटी बनाना असल में ज्यादा जरूरी नहीं था। ज्यादा जरूरी ये था कि वो 0 से 1 तक हो और उनका सम 1 हो, जो कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन भी है, ठीक है। तो आई डोंट यूज देम इन अ प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क, लेकिन बस मुझे ये इंश्योर करना था कि मेरे जो वेट्स हैं वो हर इनपुट इनकोडिंग का जो वेट देना है वो 0 से 1 तक एक नंबर हो, और उनका सम जो है वो 1 आता हो। जब मैं वेटेड सम इस तरह के वेट से करूंगा, जो कि ये मैं दोनों बातें लिख देता हूं, जब मैं वेटेड सम ऐसे वेट से करूंगा जिनमें दो क्वालिटीज हों, कि वो जो वेट्स हैं हर वेट 0 से 1 के बीच में हो, और दूसरी क्वालिटी उनकी ये हो कि सम ऑफ वेट्स, और सम स्मॉल टी पे हो रहा है, ये अगर सम 1 हो, ऐसे वेट्स के साथ जो वेटेड सम होता है वो एवरेज होती है और उसे वेटेड एवरेज कहते हैं। तो मैं अपनी सारी इनकोडिंग्स की, इनपुट इनकोडिंग्स की वेटेड एवरेज कंप्यूट कर रहा हूँ। अगर मुझे वेटेड एवरेज इंश्योर करना है कि वेटेड एवरेज बने, तो मैं अपने वेट्स को प्रोबेबिलिटीज बनाना चाहूँगा, और हमें पता है प्रोबेबिलिटीज कैसे बनती हैं, सॉफ्ट मैक्स में से गुजारते हैं। तो मैं ये जो वेट्स हैं ये एक सॉफ्ट मैक्स दैट्स नॉट सॉफ्ट मैक्स, ये तो टाइपो है, ई टू द पावर होना चाहिए था, या दैट्स अ टाइपो।
राइट, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से गुजरने चाहिए थे। और सिमिलरली इधर भी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से गुजरने चाहिए थे। ठीक है, ये करेक्शन आपको समझ आ गई? यस सर। ओके। तो मैंने बस ये किया, मेरे पास अब कुछ अननॉर्मलाइज्ड वेट्स होंगे। सो ये जो u है, u ऑफ टाउ कॉमा टी, इसको मैं कहूँगा कि ये अननॉर्मलाइज्ड वेट है, सॉफ्टमैक्स में से नहीं गुजरा। और अब सवाल ट्रांसफर हो गया है कि W कैसे फाइंड करना था, वो ट्रांसफर हो गया, ये U कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड पे हम ये देखेंगे U कैसे फाइंड करना है। लेकिन U की तमाम वैल्यूज़ को सॉफ्टमैक्स में से गुजार लूँ तो ये वेट्स आ गए, ये नॉर्मलाइज हो गए, ये 0 से 1 होंगे, सम इनका 1 होगा। ओके, अब देख लेते हैं U कैसे कंप्यूट होगा। ये जो अननॉर्मलाइज्ड वेट्स हैं U, इनको कंप्यूट करने के लिए कई ऑप्शंस होती होंगी। जनरली ये 4 बताई जाती हैं। एक सादा तरीन ऑप्शन हमने कहा था कि मैं कितना वेट असाइन करना है, दिस शुड डिपेंड ऑन कि डिकोडर का स्टेट क्या था, एंड इट शुड डिपेंड ऑन कि उस इनकोडिंग की इनकोडिंग कैसी है। ठीक है, और जो सादा तरीन तरीका है वो ये है कि आप उन इनकोडिंग्स को ज़्यादा वेट दें जो डिकोडर के करंट स्टेट से सिमिलर है। लेट मी रिपीट दिस, आप उन इनकोडिंग्स को ज़्यादा वेट दें जो डिकोडर के स्टेट से सिमिलर है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, ये जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है पहले वाली, क्या ये यही बिहेवियर अचीव कर रही है? यस और नो, वाई और वाई नॉट? यस सर, ये वही बिहेवियर अचीव करेगी। वाई? लाइक अगर जिस तरह से लाइक वन हॉट वेक्टर काम करता है, लाइक जहां पे वन होता है वो चीज वैसे की वैसे आ जाती है, तो जो चीज सिमिलर होगी उसका प्रोडक्ट भी बड़ा आएगा। डॉट प्रोडक्ट, जी ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है दो वेक्टर्स के बीच में, राइट? ये डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स हैं, ये कोई सादा मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, ये डॉट प्रोडक्ट है। ये एक नंबर आएगा, स्केलर आएगा। तो कंसिडरिंग अ डॉट प्रोडक्ट, आप अपना आंसर कोई रिफाइन या रिवाइज करना चाहेंगे अगर मैं कोई बता दूं कि ये डॉट प्रोडक्ट है? सर हमारी डिस्कशन हो चुकी है कि अगर दो वेक्टर ज्यादा सिमिलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हाई होगी, और अगर वो कम सिमिलर होंगे तो उनकी वैल्यू कम होगी। एब्सोल्युटली, अगर ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, यानी बिल्कुल एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं उसका, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट हाई होगा। तो इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट ही है जो वेक्टर्स की सिमिलैरिटी बताता है। तो अगर इनकी सिमिलैरिटी हाई है तो ये डॉट प्रोडक्ट हाई होगा, और फिर हम वेट को भी हाई रखेंगे। अगर ये डिफरेंट हैं एक दूसरे से तो ये डॉट प्रोडक्ट भी कम होगा और ये वेट भी कम हो जाएगा। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, क्लियर। ओके, सो दैट्स वन ऑप्शन, और ये बहुत सादा ऑप्शन है। हिडन स्टेट आपके पास पड़ा होता है, इनकोडिंग आपके पास पड़ी हुई है, डॉट प्रोडक्ट लें, वेट्स आ जाएंगे, सिंपल। अ सेकंड ऑप्शन इज कि आप फर्स्ट ऑप्शन में आपने ना रियलाइज नहीं किया कितना बड़ा फ्लॉ है एक। हम अस्यूम कर बैठे हैं कि हमारा इनकोडर का जो साइज है हिडन स्टेट का, और जो डिकोडर के हिडन स्टेट का साइज है वो सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स थे। ये मुमकिन है कि आपके इनकोडर का हिडन स्टेट
फ़र्क हो और डिकोडर का हिडन स्टेट का साइज फ़र्क हो, ये मुमकिन है। तो अगर तो इनकोडर एंड डिकोडर इफ दे हैव डिफरेंट साइजेस, इफ देयर हिडन स्टेट्स हैव डिफरेंट साइजेस, देन यू यूज अ लर्नेबल प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। यानी आप एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, यानी डिकोडर पे जाएं, डिकोडर को WA से मल्टीप्लाई करते हैं, डिकोडर के हिडन स्टेट को WA से मल्टीप्लाई कर दें। इस WA में उतनी रोज होंगी जितना H का साइज था। WA में उतनी रोज होंगी जितना H का साइज था। इसका मतलब है कि अब जो रिजल्ट आया है ये दोनों H के साइज के हैं, उनमें डॉट प्रोडक्ट कर लें आप, ठीक है। तो हम उस प्रॉब्लम से अब बच गए कि अगर उनके साइजेस डिफरेंट थे, नो प्रॉब्लम, हम प्रोजेक्ट कर देंगे, WA से मल्टीप्लाई करके हम डिकोडर के स्टेट को एक ऐसी स्पेस में प्रोजेक्ट कर देंगे जिसका साइज, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही हैं जितने H का साइज था, और अब डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या होना चाहिए। तो ये मैं उसी तरह हल करूंगा जिस तरह पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि एम्बेडिंग मैट्रिक्स होता था, वो वन ऑफ के कोडिंग की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, और हमने कहा था एम्बेडिंग मैट्रिक्स आप लर्न कर लें एज पार्ट ऑफ नेटवर्क पैरामीटर्स। इधर भी मैं यही कह देता हूँ, WA जो अटेंशन के वेट्स कंप्यूट करने के लिए WA, इसलिए मैं इसको W सब A कह रहा हूँ कि ये अटेंशन के वेट्स के लिए यूज होता है। इसको भी लर्नेबल अपना पैरामीटर रख लें नेटवर्क का, और ये लर्न हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है या कोई कंफ्यूजन? यस सर, ओके, क्लियर है सर। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप यहां तो आप एक्सप्लिसिटली, पहले 2 ऑप्शंस में आप एक्सप्लिसिटली डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे। थर्ड ऑप्शन कहती है कि ये आप छोड़ दें कि सिमिलरिटी कैसे कंप्यूट होनी है। ये आप, मशीन कहती है आप मुझे ना बताएं कि डॉट प्रोडक्ट से सिमिलरिटी होनी चाहिए, आप मुझे बताएं आपका हिडन स्टेट का वेक्टर क्या है, आप मुझे बताएं कि आपके इनकोडिंग क्या है और डिकोडर का स्टेट क्या है। ये 2 चीजें आप मुझे इनपुट कर दें। मैं अब कोई इनको कंकैटिनेट करूंगा कि ये ओवरऑल एक के नीचे दूसरा मैंने वेक्टर, ये 2 वेक्टर्स मैंने एक कंकैटिनेट कर दिए, और मैं इनको एज इनपुट ले रहा हूं। कंकैटिनेटेड जो चीज है ना, इस पूरी चीज को एज इनपुट ले रहा हूं मैं, और उनकी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं। उसके कोई वेट्स होते होंगे, उनको मैं WA कह देता हूं, एक वेक्टर आ जाएगा। उस वेक्टर को मैं tan H में से गुजार देता हूं। दिस इज वेरी सिमिलर टू एक न्यूरल नेटवर्क की जो इनपुट लेयर होती है। क्या वो यही नहीं करती? पहली हिडन लेयर न्यूरल नेटवर्क की, इनपुट वेक्टर आता है, लेट्स कॉल दिस x आया, उसको मैंने लेयर के वेट से मल्टीप्लाई किया और मैंने एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजार दिया। ये तो हिडन लेयर की आउटपुट आ गई एक स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क की। और उसके बाद आउटपुट लेयर के कोई वेट्स थे, लेकिन आउटपुट लेयर पे सिर्फ एक वेक्टर है, आई ओनली हैव अ वेक्टर हियर, ठीक है। मे बी मुझे यहाँ ट्रांसपोज डालना चाहिए था, ये वेक्टर का ट्रांसपोज, क्योंकि मैं हर वेक्टर को कॉलम वेक्टर समझता हूँ, रो अगर बनाना है तो मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ये सिंपली एक वेक्टर से मैंने डॉट प्रोडक्ट कर लिया, यानी आउटपुट लेयर में मेरे पास सिर्फ एक न्यूरॉन पड़ा था, ये उसके वेट्स हैं V sub A, और जो भी वो डॉट प्रोडक्ट आया है वही आउटपुट है, यानी उसका एक्टिवेशन फंक्शन आइडेंटिटी है, इट्स अ लीनियर आउटपुट न्यूरॉन। डू यू गाइस एग्री? यानी मेरा जो आर्किटेक्चर है वो ये है, H लिया और उसके नीचे S कंकैटिनेट किया, इस पूरी चीज को मैंने कहा कि ये मेरा इनपुट है। ये जितने भी लेट्स से ये इनपुट में इतने न्यूरॉन्स थे,
जितने भी थे, इनको मैंने किसी W से मल्टीप्लाई करके tan H में से गुजार के एंड पे सिर्फ एक न्यूरॉन में से गुजारा है और उसका आइडेंटिटी फंक्शन है, लीनियर न्यूरॉन है। और यहां से जो भी एक नंबर निकला है, आउटपुट जो हुआ है, ये मेरा वो अननॉर्मलाइज्ड वेट है, u ऑफ टाउ कॉमा टी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकोडिंग स्मॉल t पे आ रही थी और जो हिडन स्टेट था वो टाउ -1 पे था। इस पॉइंट नंबर 3 क्लियर? यस सर। ठीक है, यानी यहां भी मैं ये कह रहा हूं कि कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एक छोटा सा नेटवर्क होगा यहाँ पे, सिंगल हिडन लेयर वाला, और उसके वेट्स जो है मुझे तो नहीं पता, लेकिन उसके वेट्स से पहली लेयर के, हिडन लेयर के, यानी लेट मी ड्रॉ दिस हियर कि WA ये वाले वेट्स होंगे और VA ये वाले वेट्स होंगे। ये वाले वेट्स मैं पार्ट ऑफ माय लर्निंग प्रोसेस बना देता हूं कि ऐसा नेटवर्क जो इनकोडिंग्स और हिडन स्टेट्स को देख के अननॉर्मलाइज्ड वेट्स U निकाल देता है, सबसे अच्छा ऐसा कोई नेटवर्क, वो मैं लर्न कर लूंगा WAVA ऑप्टिमल। और इसी आइडिया को अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें तो I should not have written WA here. So I apologize, स्लाइड्स फ्रेश हैं तो इसमें एरर्स होंगे। इधर अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अच्छा, यू गिव मी दीज इनकोडिंग्स, गिव मी द इनपुट, और मैं सिंगल हिडन लेयर पे क्यों रुकूं, मैं थोड़ा बड़ा नेटवर्क बना देता हूँ। ठीक, आप बस मुझे इनपुट दे दें और इस इनपुट को मैं एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में डाल दूंगा जिसमें सिंगल हिडन लेयर नहीं होगी, हो सकता है मल्टीपल हिडन लेयर्स हों, जो भी आर्किटेक्चर है इसका, लेकिन आउटपुट में इसके एक ही न्यूरॉन होगा। ठीक है, और वो लीनियर आउटपुट न्यूरॉन होगा, सिंगल लीनियर आउटपुट न्यूरॉन। ठीक है, और वो जो आउटपुट कर रहा होगा उसको मैं कहूँगा कि वो मेरा नॉर्मलाइज्ड वेट है। ठीक है, और इसके जितने भी वेट्स हैं, लेट्स कॉल देम थीटा, जितने भी वेट्स थे इस MLP के, वो मैं अगेन वो मैं लर्न कर लूंगा, या हाँ ठीक है, लेट्स कॉल देम थीटा। डॉक्टर का मेरा एक सवाल है जी। इस केस में जो लर्नेबल वेट्स हैं जी, मतलब हमारी लर्निंग तभी होती है ना जब हमें आउटपुट पे जाके हम लोग कंप्यूट करते हैं किसी टारगेट वैल्यू के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो टारगेट वैल्यू तो हमारे पास इस केस में नहीं है। एक्सीलेंट क्वेश्चन, एक्सीलेंट मतलब तो वो किस तरह है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। ओके, इसके आंसर के साथ मैं ये बात जोड़ दूं कि यू गाइज रियलाइज के यहाँ जो ऑप्शंस हैं यू अननॉर्मलाइज वेट्स कंप्यूट करने की, जो 4 ऑप्शंस हैं, उनमें पहली ऑप्शन में तो कोई वेट्स नहीं है। अग्रीड? ये तो इनकोडिंग्स का डॉट प्रोडक्ट है या हिडन स्टेट्स का डॉट प्रोडक्ट है, तो कोई वेट्स मैंने लर्न नहीं करने। लेकिन अगर मैं ऑप्शन 2, 3 या 4 पे आता हूँ तो मैंने हर बारी कोई WA, VA या MLP के जितने भी वेट्स थे वो लर्न करने होंगे। यानी ऑप्शंस 2, 3 एंड 4 दे कॉरस्पॉन्ड टू लर्निंग अ मॉडल फॉर कंप्यूटिंग अटेंशन। और जब लर्निंग की बात आएगी तो फिर बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा कि अच्छा तो लॉस फंक्शन क्या होगा। तो लेट्स सी कि हम ओवरऑल प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे थे। मैं इधर ही कोशिश कर लेता हूँ लिखने की, कि नोट करें कि हमने एक इनकोडर लिया था
और इस इनकोडर के कोई वेट्स थे, लेट्स कॉल देम थीटा ई, वेट्स ऑफ द इनकोडर। इस इनकोडर से आउटपुट आगे गई थी, हिडन स्टेट आगे फीड हुआ था, और वो फीड हुआ था एक डिकोडर को। और डिकोडर के अपने कोई वेट्स होते होंगे, या तो ये इनकोडर उसी इनकोडर, या तो ये सेम आर्किटेक्चर होता होगा, जो इनकोडर है वही डिकोडर भी होता होगा, और या ये फर्क होता होगा। बहरहाल हम इसके वेट्स को थीटा डी कह देते हैं। और क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं, हमने जब इनकोडर और डिकोडर को लर्न किया था तो लॉस फंक्शन कहां पे लगा हुआ था? किसकी आउटपुट पे लॉस फंक्शन लगा हुआ था? इनकोडर की आउटपुट पे या डिकोडर की आउटपुट पे? ओके, सो आपके पास डिकोडर की आउटपुट के ऊपर कोई लॉस फंक्शन लगता था, और फिर बैक प्रोपगेशन क्या करती होगी? आप फॉरवर्ड प्रोपगेशन करते होंगे, कोई लॉस आता होगा, लॉस के डेरिवेटिव्स या वेट्स के हिसाब से डेरिवेटिव्स को बैक प्रोपगेट करते होंगे। सो यानी बैक प्रोपगेशन के टाइम, मैं कलर्स अब जरा चेंज कर देता हूँ। बैक प्रोपगेशन के टाइम आप इस तरह का डेरिवेटिव कंप्यूट करते होंगे थीटा डी के हिसाब से, अग्रीड? और ये बिल्कुल सर। और ये बैक प्रोपगेशन करते 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 आप इनकोडर के वेट्स तक भी पहुंचते होंगे, और थीटा ई के हिसाब से भी डेरिवेटिव्स कंप्यूट करते होंगे, अग्रीड? यस सर। ग्रेट। अब क्या हुआ है? अब नोट करें कि डिकोडर को इनकोडर से भी इनपुट आ रही है, और डिकोडर को अब डिकोडर को यहां कहीं से भी इनपुट आ रही है, और ये वो MLP है अटेंशन वाला, या अटेंशन का मॉडल है कोई। MLP कह दूं मैं, क्योंकि हमारी फेमिलियरिटी मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन से है, और इसके भी तो कोई पैरामीटर्स हैं ना, थीटा m कह देता हूं, MLP के पैरामीटर्स थीटा m। और क्या ये MLP फीड नहीं हो रहा डिकोडर में? डिकोडर में देखते हैं ना क्या चीज जा रही है। लुक एट दिस इक्वेशन, हिडन स्टेट डिकोडर का है ना, ये हिडन स्टेट क्या ये डिकोडर का है? यस सर, डिकोडर का है। इसको मैं ये वेटेड एवरेज फीड कर रहा हूं ना, बिल्कुल सर। इस वेटेड एवरेज में W है, यस। ये W U से सॉफ्टमैक्स होके बना है, यस। और वो U कहां से निकला है? एस एट प्रीवियस टाइम एंड MLP से निकला है। एग्जैक्टली ये वेट्स सॉफ्टमैक्स से निकले थे, सॉफ्टमैक्स के अंदर U पास हुआ था, अननॉर्मलाइज वेट्स, और ये अननॉर्मलाइज वेट्स हम इस स्लाइड पे अब कह रहे हैं कि ये अननॉर्मलाइज वेट्स जो हैं ये तो आपके मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन से निकले हैं। इसका मतलब है कि ये मैं, और ये चूंकि डिकोडर में फीड हुए थे, तो मैं ये बैक प्रोपगेशन जिस तरह इनकोडर में लेके गया हूं, ये बैक प्रोपगेशन डिकोडर में भी जाएगी, सॉरी MLP में भी जाएगी। और इनफैक्ट मुझे एक और एरो बनाना चाहिए कि इसके अंदर हम H भी तो फीड कर रहे हैं, ये इनकोडर से चीजें इस MLP में जा रही हैं, हिडन इनकोडिंग्स, इनपुट इनकोडिंग्स जा रही थी। तो ये बैक प्रोपगेशन
उधर से होके वापस इनकोडर में भी आएगी। ये मल्टीवेरिएट चेन रूल लगेगा जब मैं इनकोडर की बात करता हूँ। लेकिन एज फार एज दिस इज कंसर्न, मुझे यहाँ पे जो डेरिवेटिव चाहिए वो होगा लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा एम। ठीक है, या और जस्ट टू बी प्रिसाइज इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है ये असल में मल्टीवेरिएट चेन रूल से आ रहा होगा। ये दो चेन्स चल रही हैं, दो पाथ है। पर एनीवेज आई होप यू गेट द पॉइंट कि ये पूरे का पूरा जो मेरा मॉडल है जिसके अंदर इनकोडर और उसके वेट्स हैं, जिसके अंदर डिकोडर और उसके वेट्स हैं, और जिसके अंदर अटेंशन मॉडल और उसके वेट्स हैं, ये पूरे का पूरा फ्रेमवर्क तीन चीजों से मिलकर बना हुआ। इन सारों के लिए लॉस वही है जो डिकोडर पे लॉस निकल रहा है, कि इन सारों ने मिलकर जो आउटपुट निकाली है वो टारगेट से कितनी दूर थी। तो वो लॉस फंक्शन डिकोडर के आउटपुट पे लगा हुआ है, और वो बैक प्रोपगेशन इन सारे मॉड्यूल्स में सारे पैरामीटर्स को साइमल्टेनियसली इकट्ठे ट्रेन कर रहे होंगे। इस मैम ईशा, ये कुछ क्लियर हुआ? ओके नहीं, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। ये आर्किटेक्चर जो है मुझे प्रॉपर्ली शायद इसकी फिगर भी बनानी चाहिए थी। ओके, अगले साल से या अगले सेमेस्टर, आई डोंट नो। ओके, so far are there any questions? Any confusions? ओके, आगे चलते हैं फिर, क्योंकि आई थिंक हमने जो अटेंशन मॉडल्स के जो डिटेल्स हैं मेरे ख्याल में वो सारी कर ली हैं। देयर इज नो अदर डिटेल दैट वी नीड। अब हम एप्लीकेशंस देख सकते हैं कि एक तो हमने एप्लीकेशन देखी ना लैंग्वेज ट्रांसलेशन की, कि जब मैंने कहा थप्पड़ तो मैंने इंग्लिश के कौन से वर्ड पे फोकस किया था, वो था स्लैप्ड। जब मैंने उर्दू में लिखा जैद तो मैंने इंग्लिश में कौन से वर्ड पे फोकस किया था, वो होना चाहिए था जैद। जस्ट लाइक मैं लैंग्वेजेस के सेंटेंसेस में यानी इनपुट के डिफरेंट पार्ट्स पे फोकस कर सकता हूं व्हेन प्रोड्यूसिंग आउटपुट, ये काम इमेजेस पे भी किया जा सकता है। सो इफ द प्रॉब्लम इज इमेज कैप्शनिंग where the input is just one static image. Remember, ये जो अब हमारे पास इनपुट सामने आई है इस इमेज, इस स्लाइड पे, this is static input. ये डायनामिक इनपुट नहीं है कि जो टाइम में चेंज हो रही है, इसमें कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं, ये तो स्टैटिक इनपुट है। अभी हम देखते हैं कि इसको डायनामिक सा कैसे बनाया जा सकता है, पर लेट्स सी। ये स्टैटिक इनपुट है और इस इनपुट को देखने के बाद मैंने एक डायनामिक चीज प्रोड्यूस करनी है, टाइम में एक चीज प्रोड्यूस करनी है, वो एक सेंटेंस होगा किसी न किसी लैंग्वेज में। ठीक है, इन दिस केस ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेंटेंस है, मेसी जंपिंग ओवर मार्सेलो। अब हम देखते हैं कि इमेज कैप्शनिंग में भी, इस तरह के मॉडल में भी अटेंशन मैकेनिज्म कैसे लाया जा सकता है। यानी जब मैं मेसी कहूं तो मैं इमेज के कौन से हिस्से को देख के कह रहा हूं, जब मैं मार्सेलो कह रहा हूं तो कहां देख के कह रहा हूं, जब मैं जंपिंग कह रहा हूं तो कहां देख के कह रहा हूं। अगर मैं कहता कि अगर मैं कहता अ गेम ऑफ फुटबॉल, अगर मैं सिर्फ ये कहता अ गेम ऑफ फुटबॉल, तो मैं इमेज के कौन से हिस्से को देख के कह रहा हूं कि ये फुटबॉल की गेम थी। या मैं अगर कहता कि
अ पर्सन टैकलिंग अनदर प्लेयर, वन प्लेयर टैकलिंग अनदर प्लेयर। तो ये टैकल का जो लफ्ज आया है, ये इमेज के कौन से हिस्से को देख के मैंने कहा होगा, एंड सो ऑन। या प्लेयर्स, पीपल प्लेइंग ओवर ग्रीन ग्रास, ये ग्रीन ग्रास इमेज के कौन से हिस्से को देख के कहा होता है। तो ये अटेंशन का मैकेनिज्म अब हम लेके आएंगे कि आप जब भी कोई सेंटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब भी कोई आउटपुट डीकोड कर रहे हैं, तो आप इमेज की किस चीज को देख के कह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा 2015 में बड़ा इन्फ्लुएंशियल, बहुत अच्छा पेपर आया था। आई हाईली रिकमेंड दैट यू पीपल रीड दिस पेपर, स्पेशली वो लोग जो रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग ये पेपर पढ़ें। इससे आपको पता लगेगा कि अच्छे पेपर क्या होते हैं। सो पेपर का नाम है शो अटेंड एंड टेल, न्यूरल इमेज कैप्शन जनरेशन विद विजुअल अटेंशन। ये करते क्या है, इनके पास इनपुट में एक इमेज आती है, ये उस इमेज को एक CNN में से गुजारते हैं, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अब कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है वो इमेज पे कुछ कॉन्वोल्यूशन के फिल्टर्स लगाता है, फिर सब सैम्पलिंग करता है, फिर फिल्टर्स लगाता है, फिर सब सैम्पलिंग करता है। मैं रिपीटेडली ये कॉन्वोल्यूशन सब सैम्पलिंग, कॉन्वोल्यूशन सब सैम्पलिंग, इस तरह का काम रिपीटेडली करता रहता है। आप लेट्स से हम आखिरी लेयर तक पहुंच जाते हैं। आखिरी लेयर पे अस्यूम कि इस तरह का नेटवर्क था, इनफैक्ट ये जिस किस्म का नेटवर्क यूज करते थे उसमें ये इनकी जो आखिरी लेयर थी वो 14x14 के फीचर मैप्स होते थे उसके अंदर। यानी ये जो एक मैप यहां पे बना हुआ है, एक वो 14x14 का है, इस तरह के कई होंगे, ठीक है। यानी ये जो इसको ये कहते थे कि ये आपने इनकोड कर लिया इमेज को, ये जो भी आपके नेटवर्क पे एंड पे निकला है ना, उसको मैंने कहा है कि ये मेरी इमेज की समरी है, ये मेरी इमेज की इनकोडिंग है, ठीक है। ये इस इंटरप्रिटेशन से कोई आपको इतराज तो नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन हम खुद लेके आ रहे हैं कि मैं चाहता तो पहला फिल्टर लगा था, पहला फिल्टर, उसको भी कह सकता था ये इमेज की समरी है। दूसरा फिल्टर जब लगा था मैं कहता ये इमेज की समरी है। ये बातें ठीक हैं, ये हर चीज इमेज की एक समरी है। मैं इनको 3 अलग समरीज कह सकता था, मैं इनको कंबाइन करके कह सकता था कि ये एक मल्टी डिमेंशनल समरी है। और मैं जब नेटवर्क में आगे भी चलता जाता हूं तो मैं नेटवर्क की किसी भी पार्ट को जाके ये इंटरप्रिटेशन दे सकता हूं, यार ये मेरी इनपुट की कोई समरी है। इसलिए क्योंकि वो जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो इमेज की बेस पे ही हो रहा है, इनपुट तो इमेज हुई थी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक CNN में से इमेज को गुजारते हैं और उस CNN के एंड पे जो कन्वोल्यूशन सब सैम्पलिंग के रेपिटेशंस के बाद एक वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा होता है, उस वॉल्यूम का इनके नेटवर्क में साइज होता था 14x14 बाय, इनफैक्ट मुझे आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इनका जो साइज बनता था ना, इनका वॉल्यूम होता था 14x14 बाय 512। यानी इनकी आखिरी लेयर में जो फिल्टर्स थे ना वो 512 फिल्टर थे। अगर आपको CNN का लेक्चर थोड़ा याद हो कि वो कितने फिल्टर्स अप्लाई किए हैं, वो 3rd डिमेंशन होती थी। तो एंड पे इनका वॉल्यूम 14x14 बाय 512 का आता था, ठीक है। इस पूरे वॉल्यूम को ये कहते हैं कि ये हमने इनपुट की एक समरी बना दी है, यानी इनपुट की एक इनकोडिंग आ गई है। CNN को ये एज एन इनकोडर यूज कर रहे हैं और CNN को एज एन इनकोडर यूज कर रहे हैं। और ये वो जिसको आप H कहते थे कि आखिरी टाइम स्टेप पे जो प्रोड्यूस हुआ है H, वो ये था। ये डिकोडर को फीड होगा, यानी डिकोडर के लिए ये चीज उसका इनिशियल हिडन स्टेट था। और आगे जो डिकोडर है उसको आप बस ये हिडन स्टेट दे देते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा, और डिकोडर में लेट्स से RNN है या LSTM है या GRU है, कोई भी रिकरेंट आर्किटेक्चर है, और उसे आप कहते हैं कि अब
तुम कोई सेंटेंस जनरेट करना शुरू करो, वो सेंटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? इस इनकोडिंग पे। ये जो S0 आपको मिला है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इमेज पे। यानी इमेज को देख के कोई सेंटेंस प्रोड्यूस करो। तो इनका जो मॉडल था वो इमेज को देख के सेंटेंस प्रोड्यूस करता था, लेकिन इनके पास ये वाले एरोज हैं जो यहां पे चीजें हो रही हैं, इनके पास अटेंशन मॉडल था एक। जस्ट लाइक आप नॉर्मल लैंग्वेज में सेंटेंस के डिफरेंट वर्ड्स पे फोकस कर सकते थे, ये इमेज के डिफरेंट हिस्सों पे फोकस कर सकते हैं व्हेन डिकोडिंग एनी वर्ड। तो फॉर एग्जांपल जब इसने इनके रिकरेंट आर्किटेक्चर ने जब सेंटेंस बनाया और उसमें कहा बर्ड, तो बर्ड प्रोड्यूस जब किया है उस टाइम जॉन से इमेज के रीजन्स पे जो फोकस कर रहा था वो ये वाले थे, ये वाइट जो ज्यादा वाइट नजर आ रहे हैं, और बाकियों पे कम फोकस कर रहा था। फिर इसने कहा अ बर्ड फ्लाइंग ओवर अ बॉडी ऑफ वाटर, जब इसने वाटर प्रोड्यूस किया है लफ्ज, तो ये इमेज के इन रीजन्स पे फोकस कर रहा था जो कि बर्ड वाले रीजन नहीं है। तो ये एक काफी प्लीजिंग, काफी यानी इंट्यूटिवली प्लीजिंग और इंट्यूटिवली एक्यूरेट तरीका एक था कि बिल्कुल जिस तरह इंसान, अगर इंसान ने कहा हो, अगर इंसान ने ये कैप्शन कोई जनरेट की होती, तो जिस तरह से इंसान सोच के कैप्शन जनरेट करता है ना, इमेज के फलां चीज को देख के मैंने कहा था बर्ड, मतलब यहाँ पे फुटबॉल क्यों नहीं कह दिया मैंने, बर्ड क्यों कहा? क्योंकि मुझे एक उड़ती हुई चीज नजर आ रही। कहाँ पे नजर आ रही है? ये ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द इमेज टुवर्ड्स द राइट। तो उसी तरह मॉडल भी कर रहा होता है। तो दिस वाज अ वेरी प्लीजिंग फीचर ऑफ देयर वर्क। और रियली अगर मैं इनका आइडिया समराइज करूं लफ्जों में, तो वो यही, आपके पास इनपुट इमेज आई है, आपने किसी ना किसी CNN में से गुजार दिया। CNN में से जब भी आप गुजारते हैं तो कोई वॉल्यूम्स बनते हैं। इनका जो वॉल्यूम बनता था वो था 14x14x512 का, और इनके कई वॉल्यूम्स बनते होंगे असल में। तो CNN की कई लेयर्स थी ना, हर लेयर कोई ना कोई वॉल्यूम बनाती थी। ये चाहते तो इन्होंने तो आखिरी लेयर उठा ली, ये चाहते तो सेकंड लास्ट उठा लेते, ये चाहते तो थर्ड लास्ट उठा लेते, एंड सो ऑन, किसी को भी उठा सकते थे। ये चाहते तो पूरे 512 ना उठाते, रैंडमली उठा लेते, सिर्फ पहले 256 उठा लेते, एंड सो ऑन। यानी ये तो अब पता नहीं कितनी इन्फिनिट चॉइसेस हो सकती हैं। लेकिन एक सेफ तरीका ये है कि आप CNN के जो आखिरी आउटपुट निकली है उसको बस समझ लें कि ये सबसे अच्छी समरी होगी इमेज की, और उसको उठा लेते हैं। CNN आपकी मर्जी है कि आपका CNN किस किस्म का हो सकता है, ठीक है। ये अच्छे से अच्छा CNN आप ला सकते हैं, जितना अच्छा CNN होगा उतने अच्छे ये फीचर्स निकलेंगे, इनकोडिंग, इनपुट इनकोडिंग्स अच्छी निकलेंगी। इसमें एक चीज आप देख लें, कि इमेज तो स्टैटिक थी, लेकिन ये जो डिकोडिंग होती है, हम अटेंशन के वेट्स लेके आते थे कि डिकोडिंग टाइम टाउ पे, इनपुट एट टाइम t, इस पे कितना फोकस करना है। वेल, अब तो मेरे पास जब इमेज मैंने प्रोड्यूस कर दी, इनपुट की है, तो टाइम तो खत्म हो गया, तो स्टैटिक इमेज है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि टाइम कैसे आ रहा है। मैं अपनी इमेज को या मैं अपनी इनपुट को स्टैटिक नहीं समझ रहा, मैं इसको डायनेमिक कंसिडर कर रहा हूं, एंड दिस इज हाउ आई कंसिडर इट टू बी डायनेमिक। आप लोग मुझे बताएं, लेट मी मार्क अ रीजन ओवर हियर। मुझे बताएं कि
यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है और ये 512 वैल्यूज होंगी इधर, डू यू एग्री? सिर्फ एक जो पहला पिक्सल मैंने बनाया है इसके पीछे 512 वैल्यूज पड़ी हैं, डू यू एग्री? Yes or no? Anyone? Right? यानी ये 1/1/512 इस तरह की एक चीज़ पड़ी है। मेरा सवाल आप लोगों से है सिर्फ इस पहले वाले पे, यानी ये 512 नंबर्स में से, लेट्स से मैं इनको ऐसे लिख लेता हूँ, 512 नंबर्स हैं, इनमें से जो पहला नंबर है इसके बारे में मेरा सवाल है। ये पहला नंबर इनपुट वॉल्यूम जो मेरे पास इमेज थी, ये क्योंकि आप नोट करें ये कॉन्वोल्यूशन से आ रहा है, कॉन्वोल्यूशन और सब सैम्पलिंग से, ये इमेज के कौन से रीजन को देख के बना होगा? ये जो पहला नंबर है जो यहां पे पड़ा है टॉप लेफ्ट पे, ये इनपुट इमेज के किस हिस्से को देख के बना होगा? सो ये जो फर्स्ट पिक्सल यहां प्रोड्यूस हुआ है, ये कॉन्वोल्यूशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं रिजल्ट्स, विच मीन्स कि मैंने इमेज के जब शुरू के हिस्सों पे देखा होगा, लेट्स से मैं कोई बना देता हूं यहां पे, जब मैंने इमेज के यहां पे कहीं फिल्टर रखा होगा मैंने, लेट्स से 3x3 5x5 या कोई नहीं, इनफैक्ट बहरहाल जब मैंने यहां पे फिल्टर रखा होगा और उसका काउंटर पार्ट ग्रीन चैनल का, उसका काउंटर पार्ट ब्लू चैनल का, 3 फिल्टर्स होंगे इस तरह के रीजन्स के। इस तरह के रीजन्स के जो फिल्टर्स हैं उनका रिजल्ट जो आउटपुट वॉल्यूम है उसमें शुरू में ही पड़ा होगा, और जब फिल्टर यहां पे रखा होगा मैंने नीचे, तो ये वाले रिजल्ट्स तो नीचे वाली साइड पे आए होंगे, ऊपर वाले रिजल्ट्स ऊपर वाली साइड पे आए होंगे, मिडिल वाले रीजन्स के रिजल्ट्स मिडिल में आए होंगे। डू यू एग्री कि ये तो कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी है ना, कि आप कन्वॉल्व किस तरह से करते थे? जब आप एक फिल्टर अप्लाई करते थे तो आप ये स्नेक लाइक तरीका होता था आपका कि आप यहां पे रखते थे फिल्टर, देन यू वेंट टू द राइट, देन यू ड्रॉप डाउन, and then you went to the right, and then you dropped down, and then you went to the right, and so on. Do you notice कि यहां पे जब मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं then you went to the right, do you notice कि सीक्वेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, कि सबसे पहले रिजल्ट यहां पे आता था, फिर थोड़ा इधर, फिर थोड़ा इधर, फिर थोड़ा इधर, फिर थोड़ा इधर, और फिर नीचे, और फिर राइट पे, फिर नीचे, फिर राइट पे, ये सीक्वेंस में प्रोड्यूस हो रही चीजें। Can I interpret them like this? जब आप कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो आप फिल्टर पहले एक जगह पे रखते हैं, फिर दूसरी जगह पे रखते हैं, फिर उसके राइट पे, फिर उसके राइट पे, फिर उसके राइट पे, और फिर नीचे आते हैं। That's how convolution works. ये जब मैं फिर का लफ्ज यूज करता हूं, इसका मतलब एक सीक्वेंस में काम हो रहा है। अग्रीड? Yes, sir. ये जो सीक्वेंस में काम हुआ है ना, ये डायनामिक बना दिया। मैंने इनपुट असल में मेरी स्टैटिक थी, लेकिन जिस तरह से मैंने इनपुट को देखा है टुकड़े करके बारी बारी, कि पहले यहां पे कन्वॉल्व करो, फिर यहां पे कन्वॉल्व करो, ये जो मैंने बारी बारी देखा है ना, इसका मतलब है कि मेरे पास टाइम आ गया है, और वो टाइम इमेज की स्पेस की शक्ल में आया है। जब मैं इमेज के पिक्सल आए और पिक्सल जे के इर्द गिर्द के रीजन को देखता हूं, ये मेरे पास टाइम की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि
सेंटेंस का भी जो टाइम जिसे कहते थे, जैद स्लैप्ड खालिद, वो सेंटेंस के पोर्शंस ही होते थे ना, पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन। यहां जब मैं i, j लिखता हूं तो ये इमेज का एक खास पोर्शन है, 1,1। ये इस वॉल्यूम में देखते हैं, ये जो 14x14 का वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में जब आप कहते हैं 1,1 वाली जगह, तो इसका मतलब है कि इनपुट इमेज में इस तरह का बड़ा सा रीजन होगा। जब आप इस वॉल्यूम में 2,2 कहते हैं, सॉरी 1,2 कहते हैं, उसका मतलब है, मैं बल्कि लेट मी चेंज द कलर, व्हेन यू से 1,2 इट मीन्स कि वो इमेज के कुछ खास रीजन्स पे कन्वॉल्व करके आए होंगे वो रिजल्ट्स। सिमिलरली जब आप कहते हैं ये वाली वैल्यू 14,14, तो ये भी इमेज के किसी खास पोर्शन को आप देख रहे थे, वहां से आए थे ये। और जब आप कहते हैं कि 1,1 पे असल में एक नंबर नहीं पड़ा, 1,1 पे 512 नंबर्स पड़े हैं, तो ये एक इनकोडिंग आ गई आपके पास। दिस वॉज एन इनकोडिंग ऑफ द इनपुट इमेज, लेकिन उसका जो टाइम है, अब मैं टाइम को उस तरह से यूज कर रहा हूं कि किधर गया, जो टाइम है वो 1,1 यानी इमेज का रीजन 1,1 है, ये उसको देख के बना है। पोर्शन कौन सा था? 1,1 वाला पोर्शन। सिमिलरली जब मैं 1,2 कहता हूं तो रियली आई हैव 512 वैल्यूज ओवर हियर, यानी वो भी एक वेक्टर है और वो भी एक इनकोडिंग है, लेकिन वो इनकोडिंग है इमेज के पोर्शन 1,2 को देख के जो इनकोडिंग बनी है, एंड सो ऑन एंड सो आई विल हैव 14 स्क्वायर इनकोडिंग्स एच। मेरे पास जो इनकोडिंग्स आएंगी अब इस केस में, वो होगी, एक इनकोडिंग होगी 1,1 से लेके इनकोडिंग 14,14, ये 196 बनती हैं इनकोडिंग्स। इमेज के जो हिस्से मैंने किए हैं, पोर्शंस, जिस तरह आपके सेंटेंस जो था जैद स्लैप्ड खालिद एंड ऑफ सेंटेंस, उसके 4 पोर्शन थे। ये जो इमेज आई है इसके 196 पोर्शंस हैं और हर पोर्शन की इनकोडिंग मेरे पास मौजूद है। और अब जब मैं डिकोडर को ये सारी चीजें भेजता हूं तो डिकोडर जो है वो हर पोर्शन के लिए एक वेट लेके आता होगा, w at time tau, लेकिन लुकिंग एट पोर्शन 1,1 all the way up to w at time tau, but looking at portion 14,14, ये हर पोर्शन के वेट्स होंगे 196। वो पोर्शंस, यानी जब मैं कहता हूं फुटबॉल, व्हेन आई डिकोड द वर्ड फुटबॉल, तो मैं इन 196 लोकेशंस में से किस लोकेशन को ज्यादा वेट दे रहा था। यानी अगर मैं इन वेट्स को ही विजुलाइज कर लूं तो मुझे पता लग जाएगा कि इमेज के कौन से रीजन को देख रहे थे आप। ठीक है, वो जो यहां पे ये जो ज्यादा वाइट करके दिखाया हुआ, ये वो वेट्स की ही विजुलाइजेशन है, सुपर इम्पोज हुई हुई है इमेज के ऊपर। जितना वाइट नजर आ रहा है ये वो वेट थे 1 के करीब, और जितना वो वेट 0 के करीब थे उतना ब्लैक नजर आता। या तो w tau of portion ij represents the importance of image region I, j in producing the decoded output at time t। यानी आपने किया क्या है, आपने अपनी पूरी इमेज जिसका साइज जो भी था, बड़ी इमेज थी, उसको आपने डिवाइड कर दिया है 14x14 हिस्सों में। यहां पर एक वैल्यू, इस वॉल्यूम में एक वैल्यू रिप्रेजेंट्स सम लार्ज रीजन
इन द इनपुट इमेज, और वो रीजन्स जो है वो ओवरलैपिंग हो सकते हैं, ठीक है, ये तो कॉन्वोल्यूशन होती है ओवरलैपिंग। सो आई होप कि ये कुछ क्लियर हो गया होगा आपको कि इमेजेस के केस में हम नंबर 1 स्टैटिक इमेज होती है उसमें टाइम का कॉन्सेप्ट कैसे ले आए, उसमें डायनेमिक होने का कॉन्सेप्ट कैसे ले आए। वो ऐसे लाए कि कॉन्वोल्यूशन एक सीक्वेंशियल सा प्रोसेस है, कॉन्वोल्यूशन राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट जाती है और ऊपर से नीचे जाती है। ये कॉन्वोल्यूशन का जो सीक्वेंस था, इसकी वजह से हमने अपने इनकोडिंग को भी कह दिया कि इसमें एक सीक्वेंस है, और ये जो स्पेस में आप सीक्वेंस बना रहे थे इसको आप टाइम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जस्ट टू एंड मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि ये जो इमेज कैप्शनिंग वाला आइडिया है, इसको आप जरूरी नहीं है कि इमेज आई और आपने बस उसको डिस्क्राइब कर देना है। आप हैंड रिटन टेक्स्ट का जो अगर आपने रिकग्नाइजर बनाना है तो वो भी तो इमेज कैप्शनिंग टाइप प्रॉब्लम ही है कि आपके पास एक इमेज आई, उस इमेज में तस्वीरों की बजाय उस इमेज में टेक्स्ट लिखा हुआ था, और मैं उसको ऐसे ही ट्रीट कर लेता हूं कि अच्छा मुझे नहीं पता ये टेक्स्ट है क्या है, मेरे पास बस एक इमेज है, मैंने उसको कैप्शन देनी है। वो कैप्शन मैं ग्राउंड ट्रूथ ऐसा बनाता हूं कि वो कैप्शन असल में उस इमेज में लिखी हुई चीज़ों की एक्चुअल डिजिटाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। तो आपकी एक सीनियर हैं तैयबा अंजुम, इन्होंने पिछले साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रंटियर्स इन हैंड राइटिंग रिकग्निशन में ये पेपर पब्लिश किया था, जो कि एग्जैक्टली ये आइडिया था जो आपने इस लेक्चर में पढ़ा है, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट्स हैं इस पेपर के। यानी इसने स्टेट ऑफ द आर्ट को आई डोंट नो ऑलमोस्ट 40 टाइम्स इम्प्रूव कर दिया था, विच इज़ वेरी रेयर फॉर समथिंग लाइक दैट टू हैपन। लेकिन आइडिया एग्जैक्टली वो है जो आप लोगों ने पढ़ा है। इनपुट इमेज आएगी मेरे पास, उस इनपुट इमेज को मैं किसी CNN में से गुजार दूंगा। इन्होंने जो CNN यूज किया था उसका नाम था डेंसनेट। ये काफी अच्छी क्वालिटी का CNN होता है। आपने रेजनेट मैंने पढ़ाया था, रेजनेट में स्किप कनेक्शंस का एक आइडिया था कि आप 2 लेयर्स पीछे देख सकते हैं। डेंसनेट उस आइडिया को एक्सट्रीम पे ले जाता है। वो कहता है सिर्फ 2 लेयर पीछे क्यों देखना है, 3 लेयर पीछे भी देख लो, 4 लेयर पीछे भी देख लो, 6 लेयर पीछे भी देख, यानी पिछली सारी लेयर्स से स्किप कनेक्शंस ले आओ, सारों से ले आओ। तो एंड देयर वर सम अदर वेरी गुड फीचर्स ऑफ दिस डेंसनेट। इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप डेंसनेट का भी पेपर पढ़ लें या डेंसनेट को वैसे समझ लें। इट्स अ वेरी यूजफुल आर्किटेक्चर। तो एक तो इनका इनकोडर एक CNN था। एट द एंड ऑफ द डे ये इमेज को लेगा और ये एक वॉल्यूम प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने पिछली स्लाइड पे देखा था। सो लेट मी ड्रॉ दैट वॉल्यूम के जो भी होगा एंड पे इसने एक वॉल्यूम प्रोड्यूस कर देना। और चूंकि ये CNN है, कॉन्वोल्यूशन से आ रहा है, इस वॉल्यूम में भी ये जो एक पोर्शन है ये एक इनकोडिंग आ गई है, और इस तरह जो आखिरी वाला पोर्शन होगा ये कोई और इनकोडिंग आ गई होगी, एंड सो ऑन। सो कई इनकोडिंग्स आ गई हैं। मैंने इमेज को डायनामिक तरीके से देखना शुरू कर दिया, उसको मैं एक रिकरेंट आर्किटेक्चर वाले डिकोडर में डालता हूँ, और वो GRU था, गेटेड रिकरेंट यूनिट, और उसमें अटेंशन मैकेनिज्म लेकिन जुड़ा हुआ है। यानी हर ईच ऑफ दीज इनकोडिंग्स इसको मैं वेट से साइन करता हूँ, और वो हिडन स्टेट को वो वेटेड एवरेज आ रही होती है। और उसका फायदा ये है कि वो जो वेट्स है ना, वो वेट्स मुझे बता रहे होते हैं कि मैं इमेज के किस हिस्से को कितना फोकस करना है। सो फॉर एग्जांपल
ये रेड वाले बॉक्स को देखें, रेड वाले पैनल को, रेड एरो जो आ रहा है, इस रेड वाले बॉक्स में मैंने जब मैं अटेंड कर रहा था वो इस ब्लूइश रीजन को कर रहा था. आई होप ये विजिबल है, ये लाइट ब्लू पर्पल सा रीजन. इज इट विजिबल टू यू गाइस? यस इट इज विजिबल. ये यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इस रेड, इस वक्त जब मैंने फोकस किया इस ब्लूइश से रीजन पे, तो मेरी जो आउटपुट निकली थी वो थी काफ. और जब मैंने ये ग्रीन वाले बॉक्स की बात करूं तब मैंने इस ब्लूइश रीजन पे फोकस किया और इसके लिए जो आउटपुट निकली थी वो थी रे. और जब मैंने ये ब्लूइश वाले ब्लू वाले बॉक्स को किया और तब मैंने अटेंड कर रहा था इस रीजन पे, और इस वक्त मेरी जो आउटपुट निकली डिकोड होके वो थी ता. या उल्टा देख लें कि अगर मैंने इस पूरी इमेज में से जिसमें लिखा हुआ देखता जाता था और मुस्कुराता और खुश होता था, उससे जो मैंने रिकग्नाइज की है उर्दू, वो तो कैरेक्टर्स होंगे. पहला कैरेक्टर था दाल, फिर ये, काफ, हे, ते, अलिफ, फिर स्पेस होगी, फिर जीम, अलिफ, ते, अलिफ, फिर स्पेस होगी एंड सो ऑन. तो ये जब भी मैंने कोई कैरेक्टर डिकोड किया, ये देखें ये डिकोडर के टाइम स्टेप्स हैं. यानी इफ आई ड्रॉ इट, तो डिकोडर का जो टाइम है ना वो इधर को चल रहा है, टाओ. ठीक है. और इनकोडर का टाइम किधर चल रहा होगा, कोई बता सकता है? इनकोडर के टाइम पे अगर मैं एरो बनाना चाहूं, कैन एनीवन हेल्प मी? इनकोडर का टाइम ऐसे चल रहा होगा कि अगर ये आपकी इमेज है तो इनकोडर का टाइम, वो कॉन्वोल्यूशन का जो सांप होता है एक, वो इनकोडर का टाइम उस तरह से चल रहा है. यानी आपका इनकोडर का टाइम ऐसे चल रहा है. ये है टी, पहले ऐसे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर इधर जाता है, फिर नीचे आता है, इधर जाता है, फिर नीचे आता है, इधर आता है. ये इनकोडर का टाइम चल रहा है. इनकोडर का टाइम सिर्फ इमेज के पोर्शंस था, वो स्पेशल है. वो टाइम, हम तो उसको टाइम कह रहे हैं पर वो असल में स्पेस में चल रहा है. सीक्वेंस है, स्पेशल सीक्वेंस. इट्स नॉट अ टेम्पोरल सीक्वेंस, इट्स अ स्पेशल सीक्वेंस. और ये रिकरेंट आर्किटेक्चर्स, इनको टाइम से गर्ज नहीं है, इनको सीक्वेंस से गर्ज है. योर सीक्वेंस कैन बी इन टाइम, योर सीक्वेंस कैन बी इन स्पेस. ठीक है. तो ये उनके काम की एक ये समरी है कि अगर आपने हैंड राइटिंग रिकग्नाइज करनी है, या कोई भी हैंड राइटिंग हो या रिटन टेक्स्ट हो, टेक्स्ट को भी रिकग्नाइज अगर आपने करना है, तो अटेंशन का मैकेनिज्म आपको ये फ़ायदा दे देता है कि वो आपको बता देता है कि मैंने फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे देख के कही है. तो बड़े इंट्यूटिवली एक्सप्लेनेबल रिजल्ट्स आ जाते हैं. पिछले चंद सालों में, मैं आपके लिए टर्म ये लिख देता हूँ, पिछले चंद सालों में देयर हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुश टूवर्ड्स समथिंग कॉल्ड एक्सप्लेनेबल AI. आइडिया ये है कि इफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू बी मेड यूबिक्विटस इन सोसाइटी, अगर वो परवेसिव उसको करना है, अगर आप चाहते हैं कि हर मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल हो, तो फिर आपको उसकी टेक्नोलॉजी तो एक तरफ, जो लोगों की परसेप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसको स्मूथ करना पड़ेगा, उसको फेवरेबल बनाना पड़ेगा. अगर लोगों को फॉर एग्जांपल डर है कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें क्या पता वो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैसले करती होगी, मैं अपनी ज़िंदगी एक कंप्यूटर प्रोग्राम के हाथ में क्यों दे दूं, एक सॉफ्टवेयर के हाथ में क्यों दे दूं, एक किसी का ट्रेन किया हुआ मॉडल के हाथ में क्यों दे दूं, मॉडल में अगर कोई बायस है, मॉडल पता नहीं किस बेस पे फैसले करता है. वेल, ये जो अटेंशन मैकेनिज्म है ना, ये थोड़ा सा आपको ये जो डीप लर्निंग का जो ब्लैक बॉक्स की तरह का मॉडल होता है उसके अंदर इनसाइट्स देता है. अटेंशन मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेनेबिलिटी देता है
ये आपको बताता है कि मैंने फलां फैसला किया है और फलां वजह से किया है। अब मैंने फलां फैसला किया है फलां चीज को देख के किया है। तो ये एक्सप्लेनेबल एआई की तरफ एक बहुत जबरदस्त पुश है अटेंशन मैकेनिज्म की वजह से। सो इन समरी हमने आज ये देखा है कि ट्रेडिशनल डिकोडर्स दे यूज द फाइनल इनकोडेड स्टेट एज देयर इनिशियल हिडन स्टेट, लेकिन अटेंशन बेस्ड डिकोडर्स दे यूज अ वेटेड एवरेज of all encoded hidden states, and by allowing the weights to change at each decoding step, the decoder can focus on different parts of the input as it keeps decoding.